गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस प्रोसेस मैनेजमेंट में अभी तक हमने प्रोसेस क्या होती है, देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है आपकी, देखिए आपके प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन में कौन कौन सी स्टेट होती है, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। आपके इस प्रोसेस मैनेजमेंट में अगला जो पॉइंट आपका आता है जिसे हम कहते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होता है। तो ये जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए समझिए प्रोसेस शेड्यूलर का मतलब क्या होता है या हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पर समझना है। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे आपके जो कंसेप्ट आजकल यूज होता है जिसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कहते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने कहा कि आपके एक सीपीयू पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा प्रोग्राम रन होगा, तो ये किस प्रोग्राम को कितनी देर के लिए रन किया जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर आपके किसी प्रोग्राम को सबसे पहले सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। तो हम कह रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके उसे आवश्यकता के अनुसार, देखिए आपके सीपीयू या अन्य रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने के लिए, ठीक है, हमें एक प्रोग्राम की जरूरत होती है और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे शेड्यूलर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो समझो, ठीक है, आपने पिछली क्लास में यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, हम कहते हैं कि एल्गोरिथम का तो यूज हम किसी भी प्रोसेस को, ठीक, किस तरीके से सीपीयू अलोकेट करेंगे वो होता है, लेकिन कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि एक प्रोसेस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलर कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस शेड्यूलर के, प्रोसेस शेड्यूलर में लिखो, इसमें लिखिए प्रोसेस शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का आधारभूत, फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम का आधारभूत भाग होता है, आधारभूत भाग होता है जो जो यह निर्धारित करता है कि, निर्धारित करता है कि निर्धारित करता है कि किस क्रम में, किस क्रम में प्रोसेस को, किस क्रम में प्रोसेस को सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाएगा, किस क्रम में प्रोसेस को सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाएगा। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसा भी कहा जाता है कि एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस को सीपीयू को, सीपीयू को अलोकेट करने को,
अलोकेट करने को मैनेज मैनेज करने हेतु हेतु जिम्मेदार होते हैं। मैनेज करने हेतु जिम्मेदार होते हैं। ठीक है भाई, हम कहते हैं कि सीपीयू को कौन सी प्रोसेस कब कितनी देर के लिए आवंटित की जाएगी। तो ये इसे मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी किसकी होती है, शेड्यूलर की। कि जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हम शेड्यूलर की बात करेंगे तो तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है जिसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम किस नाम से भी जान सकते हैं, जॉब शेड्यूलर कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपका यूज किया गया है इसे जॉब शेड्यूलर कह सकते हैं, या इसी को हम टास्क शेड्यूलर के नाम से भी यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसे हम जनरली डिनोट करते हैं LTS से। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म। ठीक है, हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, STS कह सकते हैं, या इसी को हम जिस नाम से भी जान सकते हैं जिसे आपका कौन सा शेड्यूलर कहते हैं, आपका CPU शेड्यूलर। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर होता है उसे कहा जाता है मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है, इसे MTS आपका कहा जाता है। तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली आप लोगों से इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शेड्यूलर किस तरीके से काम में लिया जाता है। याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली बार प्रोसेस स्टेट डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, तो अगर यहाँ से सवाल बनता है तो इसकी पूरी संभावना ही रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके नोट, चलिए अब देखो, ध्यान दो, समझो। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर पिछली क्लासेस में प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि कोई भी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की प्राइमरी, जब स्टेप्स की बात करें, किसी भी प्रोसेस की प्राइमरी कितनी स्टेप होती है, कितनी, 5। प्राइमरी स्टेट्स की बात की जाए तो जब भी किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे तो टोटल 5 स्टेट आपकी प्राइमरी स्टेट के रूप में कंसीडर की जाती है। तो 5 में आप सबको पता है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है उसकी पहली स्टेट कौन सी होती है, न्यू। ठीक है, न्यू के अलावा आपकी कौन सी होती है, रेडी। रेडी के बाद में कौन सी स्टेट होती है, रनिंग। और रनिंग के बाद में कौन सी है, एग्जिट। एग्जिट के अलावा अगली जो आपकी एक और आपकी स्टेट होती है जिसे कौन सी कहते हैं, वेटिंग। और या फिर कभी कभी यहाँ पर इसे कौन सी कह दिया जाता है, ब्लॉक्ड स्टेट कह सकते हैं। तो ये आपके किसी भी प्रोसेस की 5 प्राइमरी स्टेट होती है। अब देखो समझो, तो ये समझना है बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि सर जब भी कोई भी प्रोसेस जब भी क्रिएट होगी, ठीक है, वो क्रिएट होती है तो वो कौन सी स्टेट में होती है, न्यू स्टेट। और न्यू स्टेट की जब भी बात की जाए तो वो आपकी कौन सी मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्रोसेस विल बी क्रिएटेड हियर। अब हम कहते हैं कि साहब यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिन्हें क्रिएट किया जाता है, और ये सब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए कहाँ जाना चाहती है, मेन मेमोरी में।
भाई आपकी सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर को आपकी एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है। P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 प्रोसेस है, P4 है। ये प्रोसेस आईडी उन्हें क्रिएट करते समय क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो आपकी बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। तो इन सभी को रिटेन किया जाता है, एक क्यू में रिटेन किया जाता है, जिसे कौन सी क्यू कहते हैं, जॉब क्यू। तो सबसे पहले यहां पर एक जॉब क्यू बनती है। तो ये हम कहते हैं कि जॉब क्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस इज क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड वेटिंग एंड वेटिंग टू अलोकेट। अलोकेट कौन सी मेमोरी, कौन सी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्रोसेस को केवल क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो क्रिएट हो गई है और उसे मेन मेमोरी में हमें भेजना है। क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें एक जगह पर लाना पड़ता है, और वो आपकी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। कि सीपीयू से जो भी खुद को आपका एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपके क्रिएट होते हैं। अब क्या होता है कि प्रोसेस की जो भी कहानी, मल्टीपल प्रोसेस कहां पर है, इस जॉब क्यू में। जॉब क्यू में एक ही प्रोसेस है या एक से ज्यादा प्रोसेस है, एक से ज्यादा प्रोसेस है। देखिए अब यहां से प्रोसेस की जब बात करें तो प्रोसेस को हम कहते हैं कि न्यू स्टेट से कहां भेजना है, रेडी स्टेट। आप कहते हैं कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगी। मतलब यहाँ पे न्यू से किसी भी प्रोसेस को आपका क्या किया जाता है, एडमिटेड किया जाता है। तो याद रखना पहली चीज कि किसी भी प्रोसेस की जब भी बात करें तो यहाँ पर ये न्यू स्टेट है, और अब जब मेन मेमोरी में आएगी तो मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस आ सकती है या एक से ज्यादा आ सकती है, एक से ज्यादा। ये डिसाइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हम कहते हैं यहां से हम कहते हैं कि जैसे P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस और P4 प्रोसेस और P5 प्रोसेस, ये यहां आई। तो याद रखना कि किसी भी प्रोसेस की कौन सी स्टेट, न्यू स्टेट से उसको कौन सी स्टेट में बदलना है, रेडी। लेकिन न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में बदलने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसका नाम क्या होता है, LTS। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ए स्टेट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम न्यू टू रेडी। न्यू से रेडी स्टेट में लाने वाला कौन है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि इस मेन मेमोरी में कितनी आपकी है, कितनी प्रोसेस है, वो आपके हम कहते हैं डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस विल रिसाइड इन मेन मेमोरी। उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ, क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कि हम कहते हैं कि मेन मेमोरी में एक समय में कितनी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रेस्ट्रिक्ट कौन करता है, कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये आपकी टेस्ट सीरीज में आया था क्वेश्चन। तो ये आपके, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और याद रखना कि ये जो भी जितनी भी आपकी है, इन सभी को हम एक क्यू में रखते हैं, और उस क्यू को कौन सी क्यू कहते हैं, कौन सी, रेडी क्यू। रेडी क्यू का मतलब होता है कि आपका, कि रेडी क्यू का मतलब होता है कि आपका प्रोसेस, रेडी क्यू का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इज वेटिंग, ठीक है, वेटिंग टू अलोकेट, किसको अलोकेट करने का, अलोकेट टू सीपीयू फॉर देयर एग्जीक्यूशन। वो कहते हैं कि अपने निष्पादन करने के लिए वो इंतजार कर रही हैं, कौन सी, आपकी रेडी स्टेट में। ठीक है, अब रेडी स्टेट में हम कहते हैं मल्टीपल प्रोसेस होती है। तो मल्टीपल प्रोसेस है, लेकिन सीपीयू के पास में एट ए टाइम केवल कितनी प्रोसेस जाएगी, एक।
रेडी से अब कौन से स्टेट में भेजना है, रनिंग में। तो मतलब यहां पर हम कहते हैं कि प्रोसेस को क्या किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा। लेकिन इनमें से केवल और केवल कितनी प्रोसेस जा सकती है, एक। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस जाएगी वो हम डिसाइड करेंगे आपके किसके बेस पर, किसके बेस पर, शेड्यूलिंग अल्गोरिथम। किसके बेस पर, शेड्यूलिंग अल्गोरिथम, जो हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग तरह की अल्गोरिथम। तो यहाँ पे रेडी स्टेट से प्रोसेस को कौन सी स्टेट में लाया गया है, रनिंग में लाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर बोल दो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोल दो। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं रेडी से रनिंग में ले जाने वाला शेड्यूलर कौन होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा कि रनिंग के समय में प्रोसेस का, रनिंग के समय में प्रोसेस का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइम आउट। तो यहां पर भी कौन जिम्मेदार है, शॉर्ट टर्म। वो कहता है भैया इतनी देर के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, वापस रेडी में जाओ, रेडी से वापस यहां रनिंग में लाओ। तो ये आपका जितना भी कार्य हो रहा है इन सभी को मैनेज करने वाला सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं, जो कि कौन है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो यहां से हम कहते हैं कि जो भी सीपीयू था उस सीपीयू को क्या कर दिया गया है, रिलीज। रिलीज मतलब टर्मिनेट। ठीक है, तो टर्मिनेट तो यहाँ पे जो होती गई वो चली गई, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस की जब बात करें तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द रनिंग स्टेट, ठीक है, उस समय आपके यहाँ पर हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट या, ठीक है, किसी तरह की इवेंट की क्या आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है। तो हम कहते हैं कि आपके एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी जैसे प्रिंट है, प्रिंट करते समय प्रिंटर की जरूरत पड़ी, तो हम कहते हैं कि प्रिंट कमांड गई तो प्रिंटर पता चला पहले से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर से प्रिंट कमांड दी, फिर प्रिंटर पहले से प्रिंट कर रहा है, फिर कमांड दी, प्रिंट कमांड दी। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में वापस से हम यहाँ पर, तो इस जगह पर आपकी फिर से एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है, P1 हो सकती है, P2 हो सकती है, P3 हो सकती है, P4, जैसे हम कहा। तो यहाँ पर ये जो क्यू आपकी है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं वो कौन सी क्यू कहलाती है, तो या फिर इसी को कहा जाता है इनपुट आउटपुट, आपकी क्या कहलाती है, क्यू कहलाती है। क्या आप कह रहे हैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्यू कहलाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि वेटिंग में एक समय में केवल एक प्रोसेस हो सकती है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो सकती है वेटिंग में। तो यहां से जैसे ही आपके यहां से, तो जैसे ही आपकी ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो यहां से, ठीक है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने पे हम कहते हैं इनपुट और, ठीक है, इवेंट आपकी कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहां से आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। तो यहां पर इस तरीके से हमने कहा कि अगर कोई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, जैसे वेटिंग क्यू आपकी थी वो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो ये हम जो मैनेज करते हैं वो मैनेज आपका किया गया। अब देखो होता है क्या है, लेकिन यहां पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वेटिंग आपकी है, तो आपकी वेटिंग में आपकी प्रोसेस, एक प्रोसेस हो सकती है या एक से ज्यादा। आप अगर एक से ज्यादा प्रोसेस वेटिंग में है तो मतलब मेमोरी यूज कर रही है, और अगर एक से ज्यादा प्रोसेस वेटिंग में है तो कुछ समय के बाद मेमोरी की शॉर्टेज आ जाएगी। ठीक है, मेमोरी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस वेटिंग में है वो भी कौन सी मेमोरी में है, मेन मेमोरी। जो यहाँ रेडी क्यू में है वो भी मेन मेमोरी में है। तो उस केस में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हमने क्या कहा था, ठीक है, सस्पेंडेड एंड आपका कौन सा, वेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस केस में हम कहते हैं कि इस जगह से कोई भी जो प्रोसेस आपकी यहाँ वेटिंग में थी उसे यहाँ से कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड। या फिर हम कह सकते हैं कि यहां से इस आपकी प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, स्वैप आउट कर दिया गया।
देखिए जैसे ही ये प्रोसेस आपकी एक्टिव होती है, वापस हम कहते हैं कि यहां से इस प्रोसेस को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके यहां पर हम कहते हैं कि अगर, ठीक है, आपके एक और स्टेट थी जिसे हम लोगों ने किस नाम से जानना था, सस्पेंडेड, एंड आपकी कौन सी, रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे रेडी स्टेट से अगर कोई भी प्रोसेस अगर सस्पेंड होती है, क्या आप कहते हैं कि यहां से अगर कोई भी प्रोसेस को सस्पेंडेड किया गया और जैसे ही प्रोसेस वापस एक्टिव होती है तो वापस भेज सकते हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड, रेडी और वेटिंग से डायरेक्ट भी आपकी यहां पर इसे इस पेज में भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर ये जितना भी कार्यक्रम में होगा इसे मैनेज करने वाला शेड्यूलर होगा। ठीक है, जिसे कौन सा शेड्यूलर कहते हैं, मिड टर्म शेड्यूलर। तो यार कि जितने भी स्वैप आउट प्रोसेस होती है उन्हें मैनेज करने वाला कौन होता है, मिड टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर भी आपका कह सकते हैं। तो याद रखिए नॉर्मली जब भी शेड्यूलर की बात करेंगे तो शेड्यूलर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, वह शेड्यूलर जो किसी प्रोसेस की न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में बदलता है, कौन सा, एलटीएस। एलटीएस किसको कंट्रोल करने का काम करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, किसी भी प्रोसेस की रेडी स्टेट को रनिंग स्टेट में बदलने वाला कौन है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है या इनपुट आउटपुट क्यू में वो वेट कर रही है तो उसे मैनेज करने वाला एक शेड्यूलर होता है जिसका नाम कौन सा होता है, मिड टर्म शेड्यूलर होता है। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ए स्टेट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन टू अनदर। कि रेडी से रनिंग में कौन ले जाएगा, रनिंग से वेटिंग में कौन ले जाएगा, ठीक है, आपके न्यू से आपके रेडी में कौन ले जाएगा। ये जो जितना भी कार्य होता है आपके सीपीयू के एक फंडामेंटल पार्ट के द्वारा किया जाता है जिसे शेड्यूलर कहते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके स्टेटमेंट पर, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली पूरा स्टेटमेंट पर बेस आपका दिया गया है। तो इनमें एक एक पॉइंट लिख लो। सबसे पहला लिखो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसी को याद रखना कि आपका जॉब शेड्यूलर या इसी को टास्क शेड्यूलर भी कह सकते हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसमें लिखिए LTS, LTS प्रोसेस को, प्रोसेस को प्रोसेस को डिस्क से, प्रोसेस को डिस्क से मुख्य मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में लोड करने हेतु, मुख्य मेमोरी में लोड करने हेतु जिम्मेदार होता है। मुख्य मेमोरी में लोड करने हेतु जिम्मेदार होता है जिससे, जिससे ये अपना एग्जीक्यूशन, जिससे ये अपना एग्जीक्यूशन
अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर सके, अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर सके, अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, LTS LTS एक प्रोसेस को जॉब क्यू से रेडी क्यू में ट्रांसफर करता है, जॉब क्यू से रेडी क्यू में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, को नियंत्रित करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक समय में रेडी स्टेट में उपलब्ध होने वाली प्रोसेस की अधिकतम संख्या, कि रेडी स्टेट में कुल कितनी प्रोसेस हो सकती है, कि भाई आपके पास में जॉब क्यू में तो कितनी भी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन रेडी स्टेट में आपकी जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस होती है। भाई आपने कहा कि देखो, जब भी कोई भी प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है, तो उन सभी प्रोसेस को जिस क्यू में रखा गया वो कौन सी क्यू है? कौन सी है? जॉब क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जब मेन मेमोरी में उसे भेजा जाता है, जब वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, तो वो कौन सी क्यू हो जाता है? रेडी क्यू। तो याद रखना कि यहां से हमने कहा कि इस क्यू से, तो ये आपके इस क्यू से यहां पे बदलने वाला, ठीक है, कौन कहलाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब क्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड इन कौन से स्टेट में है? न्यू स्टेट। और यहाँ की जब भी बात करें तो प्रोसेस आपकी कौन से स्टेट में है? रेडी स्टेट। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पे आपके जॉब क्यू से रेडी क्यू बोल देता है, और कभी ऐसा सवाल बन जाता है कि न्यू स्टेट से कौन से स्टेट में? रेडी स्टेट। कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि न्यू स्टेट को रेडी स्टेट में ले जाने वाला आपका शेड्यूलर कौन सा होता है। ठीक है, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग टर्म वर्ड नहीं मिला तो आपको कौन सा शब्द दिया जाएगा? जॉब शेड्यूलर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब भी किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी किसी प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाता है तो उसे ध्यान पूर्वक सेलेक्ट करना क्या होता है? जरूरी होता है। आप कह रहे हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए आपके एफिशिएंट मैनर में किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में लास्ट में मैंने समझाया कि कोई भी जो प्रोसेस है उसे हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो कोई भी प्रोसेस आपकी सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है, और या फिर कोई भी प्रोसेस होती है वो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होती है। अगर मान लीजिए आपने एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस को पहले सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपके सीपीयू के पास में अधिक समय व्यतीत करेगी,
और अगर अधिक समय वो सीपीयू के पास में अगर व्यतीत करेगी तो उससे रिमेनिंग सभी प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। भाई सबको वेट करने में समय क्या लगेगा? ज्यादा। भाई सीधी सी कहानी कि भाई पहली प्रोसेस की जब भी बात करें, भाई ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 है और P5 है। तो यहाँ पे इन प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस आपकी जाएगी? उसको भेजियो आगे। आगे आजा, मेरे को सब दिखता है यहां से। कॉपी किताब लिया अगर लाया तो? हम्म। क्या बातें कर रहे हो? हैं? कुछ नहीं। आगे आजा, आगे। इधर इधर इनके पास में बैठ, देख आगे खाली जगह, इधर बैठ जा, नहीं आगे। हम्म। कित, कितनी मतलब बातें करते हो तुम, है? देखो समझो, आप देखो समझो, आपकी यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस थी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। आपका एक टाइम 80 का मतलब होता है अराइवल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 ये अराइवल टाइम है। ऐसे हर प्रोसेस का क्या होता है? बीटी। बीटी का मतलब बर्स्ट है। ठीक है, जैसे इसका 5 4 3 2 1 ऐसे इनका हो सकता। तो यहाँ पर इस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस, तो हम कहते हैं कि सीपीयू की, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर हम सही तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रोसेस को जब भी सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करते समय कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी प्रोसेस को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर वो इनएफिशिएंट होगी तो कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कि कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस को इसलिए हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि सिस्टम की एफिशिएंट, तो हम कहते हैं कि सिस्टम की एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, प्रोसेस को सेलेक्ट करते समय, तो हम कहते हैं कि प्रोसेस को सेलेक्ट करते समय ठीक है, सीपीयू बाउंड तथा इनपुट आउटपुट बाउंड को कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, आपका कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर कंसीडर नहीं किया जाएगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ेगा। भाई आपको अगर हम कहते हैं कि बहुत समय लग जाएगा, कि भाई यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ते अगर इनपुट आउटपुट में देखो समझो, अगर सीपीयू बाउंड ज्यादा है तो मतलब सीपीयू को नहीं ज्यादा समय सीपीयू में व्यतीत किया, मतलब उसे एग्जीक्यूट करने में समय ज्यादा लगा या कम लगा? ज्यादा लगा। ऐसे अगर इनपुट आउटपुट बाउंड में अगर उसने ज्यादा समय व्यतीत किया, मतलब उसे जिस रिसोर्स की आवश्यकता थी वो टाइमली उसे आपका अवेलेबल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से भी उसका वेटिंग टाइम क्या हो सकता है? ज्यादा। तो हमेशा याद रखना कि आपको ये याद रखना है कि सभी शेड्यूलर में, देखिए शेड्यूलर में सबसे सबसे क्या होता है? सबसे क्या होता है? स्लो होता है। कि हम कहते हैं कि तीनों शेड्यूलर की जब हम बात करेंगे तो इन तीनों में सबसे जो धीमा होगा, देखिए सबसे जो धीमा शेड्यूलर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? ये आप कहते हैं ये उतना जल्दी जल्दी काम नहीं करता। ठीक है, हम कहते हैं कि उतना जल्दी जल्दी ये काम नहीं करता है, ये आपके धीरे धीरे आपके प्रोजेक्ट, आप कहते हैं डिस्क में से मेन मेमोरी में जब भी किसी प्रोसेस को ले जाना है तो उस समय सिस्टम की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किसी प्रोसेस को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका याद रखना कि देखिए डायरेक्टली कभी भी हमेशा याद रखना कि ये जो प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें हमेशा याद रखना न्यूज से रेडी में जानना,
या आपके यहाँ पे जॉब क्यू से कौन सी क्यू में जाना, रेडी क्यू में। इसमें से सबसे ज्यादा जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, कौन है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब यहां से हमने ये बता दिया कि भाई यहां आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। ठीक है, रेडी क्यू का मतलब क्या होता है, अरे रेडी क्यू का मतलब क्या होता है अब, कि अब सीपीयू को अलोकेट करने के लिए ये क्या है, तैयार है, लेकिन अभी सीपीयू अलोकेट नहीं किया गया है। मतलब प्रोसेस इज स्टिल वेटिंग इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अभी कहानी जैसे जो समझो, तो अभी की कहानी पे अगर हम देखो तो अभी हम यहाँ से, देखिए जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर शेड्यूलर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम न्यू से कौन सी स्टेट में आए हैं, कौन से स्टेट में आए, रेडी स्टेट में। ठीक है, जब रेडी स्टेट में आया तो पता चला कि रेडी स्टेट में हम ही नहीं आए, हमारे अलावा और भी आए। भाई रेडी स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकती है, कि हम कहते हैं सेम अराइवल टाइम पे क्या दो प्रोसेस हो सकती है क्या, एक ही अराइवल टाइम पे दो प्रोसेस हो सकती है क्या, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। सुबह 7 बजे कोचिंग खुलता है, एक समय पे दो बैच आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, पांच आ सकते हैं, छह आ सकते हैं, लेकिन कितने आएंगे वो कंट्रोल कौन करेगा, यही तो कहेगा, मैं डिसाइड करूंगा कितने बैच आएंगे। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि रेडी क्यू में तो कितनी भी है, हम कहते हैं कि सीपीयू के पास कौन जाना चाहता है, एक प्रॉब्लम मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी एग्जीक्यूट करो। भाई अराइवल टाइम की कहानी तो हम कहते हैं, जैसे गोलगप्पे वाले के पास में एक समय में कितने लोग आ सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा आ सकते हैं। देखिए हम कहते हैं एक साथ दो जने आ गए, जब एक ही जना है तब शेड्यूलिंग की जरूरत है क्या, नहीं है, एक ही है। सीपीयू कहता है कि मैं तो एक को ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करूंगा, तो शेड्यूलिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का जैसे ही कंसेप्ट आया तो एक सीपीयू पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की बात कर रहे हो आप। लेकिन सीपीयू कहता है एग्जीक्यूट तो एट ए टाइम एक ही हो सकता है, कॉन्करेंटली कितने भी करवा लो आप मेरे से। तो यहाँ पे अब जो प्रोसेस है आपके रेडी क्यू में अवेलेबल है, और रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेस आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे इन रेडी क्यू वाली प्रोसेस में से आपकी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट करना है, सीपीयू अलोकेट करना है मतलब कौन से स्टेट में भेजना है, रनिंग। लेकिन रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में केवल कितनी प्रोसेस हो सकती है, एक। तो हम कहते हैं कि इनमें से मैं केवल एक प्रोसेस को यहां पर भेज सकता हूं। ठीक है, तो एक प्रोसेस को भेजा जाएगा, बोले कि कौन डिसाइड करेगा, बोले कि ये डिसाइड जो करेगा वो आपका कौन डिसाइड करेगा, एसटीएस। एसटीएस का मतलब क्या हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाएगा, या इसी को हम कौन सा शेड्यूलर कहते हैं, कौन सा कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। तो यहाँ पे इस वाले भाग में आपका ये जो अगला शेड्यूलर है जिसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अब जो प्रोसेस है, तो याद रखिए अब जो प्रोसेस की कहानी जो है, तो ये हम कहते हैं कि अभी जो प्रोसेस की जो भी कहानी है वो आपकी कौन से स्टेट में है, बताओ कौन से स्टेट है, रेडी। और रेडी से ये जो प्रोसेस है वो कौन से स्टेट में जाएगी, कौन सी स्टेट में, रनिंग। तो यार कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने वाला कौन सा शेड्यूलर होता है, तो आप मान लीजिए रनिंग स्टेट से हम कहते हैं कि आपका टाइम आउट हो गया है, तो टाइम आउट हो गया तो रनिंग से वापस कौन से स्टेट में ले जाना, रेडी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पे तो अभी जो आपकी रेडी क्यू में है, देख क्यू का मतलब होता है कतार, कतार कब जरूरत है, जब एक प्रोसेस है या एक से ज्यादा है, जब भी एक से ज्यादा प्रोसेस होता है हम कहते हैं लाइन बना लो। देखिए यहाँ एक ही है, एट ए टाइम एक ही है, रेडी क्यू में एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी यहाँ पर है। अब देखो समझो
कि आपने कहा कि सर रेडी क्यूब में एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है, तो हम कहते हैं कि P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, PT है, P4 है, P5 प्रोसेस रेडी क्यूब में है। कि एक से ज्यादा क्यू आपकी, एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी और सब सीपीयू को अलोकेट करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन अब यहां पे आपका सीपीयू शेड्यूलर इनमें से एक प्रोसेस को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। बोलेगी सर कौन सी प्रोसेस को मैं शेड्यूल आपका करूं, तो यहां पर ये कहेगा कि मैं इसके लिए आपकी किसका यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो मैं आगे समझाऊंगा दो तरह से आपकी डिफाइन है। एक होती है कौन सी, एक होती है कौन सी, नॉन प्रिमिटिव, और एक कौन सी एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम, प्रिमिटिव। ये दो प्रिमशन या नॉन प्रिमशन भी बोल देते हैं कभी कभी। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है वो समझना है हमें यहाँ पर। देखिए आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सीपीयू के पास में, सीपीयू के पास में हम कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रोसेस जाएगी, हमने कहा कि कौन जाएगा, P1। तो ये बोले कि किस आधार पे डिसाइड करे, तो हमने कहा कि भाई बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि भाई सबसे पहले P1 जाएगी, तो P1 जाएगी तो बोले किस आधार पे, मैंने उसका क्या देखा, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब कितनी बजे आई। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं आगे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला क्राइटेरिया हो सकता है क्या, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के बेस पे जैसे हम आगे पढ़ेंगे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बोले कि जो प्रोसेस पहले आई पहले जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि P1 पहले आया तो पहले P1 जाएगा। ठीक है, P2 अगर हम कहते हैं कि फिर बाद में P2 आया तो P2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपके आपके किस आधार पे काम करती है, अराइवल टाइम। कि अभी समझना है, बाकी बहुत डिटेल में मैं इनको समझाऊंगा। ठीक है, आपके पास में जैसे पांच प्रोसेस आपकी, जैसे पांच प्रोसेस आपकी है, कोई भी प्रोसेस आपकी यहाँ पर दी गई है। जैसे हम कहते हैं अराइवल टाइम देखें तो 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले जीरो पे कौन आई है, P0। तो पहले हम कहते हैं ऐसे ही, अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पे देखें सबसे पहले P1 आपकी 0 पे आई है, 1 पे आई है, 2 पे आई है, 3 पे आई है, ऐसे जाओ। तो यहाँ पे 0 पे आपकी P1 आई है, तो रेडी क्यू में कौन सी जाएगी, रेडी क्यू में कौन सी जाएगी, P1। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि यहां से इस जगह से हम कहते हैं कि P1 को उठाएंगे और कौन सी जगह पे ले जाएंगे, कौन सी क्यू में ले जाएंगे, रनिंग में। और रनिंग में ये तब तक रहेगी जब तक अगर ये पूरी नहीं हो जाए। ये कहता है कि भाई मैं जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाऊंगा तब तक कौन से स्टेट में रहूंगा, रनिंग में। तो मतलब ये कौन सा मोड है, कौन सा मोड है, नॉन प्रिमिटिव। मतलब यहां से प्रोसेस रनिंग से आपका सीधा कहां जाएगी, एग्जिट में। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट नहीं हुआ तो यहाँ पे ये प्रोसेस को कौन सी स्टेट में भेजा जाएगा, कौन सी, वेटिंग में भेजा जाएगा। ये ध्यान रखना। अब लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रोसेस की कहानी अगर आप देखो, ठीक है, आपने कहा कि इसकी कहानी अगर देखें, अराइवल टाइम के बाद में इनका बस टाइम दे दिया 3 2 1 4 ऐसा दे दिया, ऐसा समझो। अब अगर मान लो कि यहाँ पे P1 का बस टाइम 300 है, ठीक है, P1 का बस टाइम कितना है, 300। तो यहाँ पे आपने कहा कि क्राइटेरिया अराइवल टाइम में है, तो अराइवल टाइम में तो P1 सबसे पहले आ तो भेजो। तो इससे दिक्कत क्या आएगी, इससे दिक्कत क्या आएगी कि P1 मान लो गोलगप्पे वाले के पास में गया और उसने कहा कि भैया मैं 300 गोलगप्पे खाऊंगा। तो ये अगर बात करें, लाचार गरीब लोग इंतजार करते रहेंगे जब तक ये अमीर आदमी खाना ले। भाई 300 तक हम सब बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि हमने ये कहा कि जो यहां से रेडी से रनिंग में आ गया, जब मोड कौन सा मोड होगा, नॉन प्रिमिटिव, तो ये 300 खा के ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाकी को अगर बात करें वेट करना पड़ेगा।
तो इसलिए यहाँ पर गोलगप्पे वाले ने सिद्धांत बदला कि भाई मैं तो एक समय में केवल कितने खिलाऊंगा, एक। तो एक खिलाओगा तो कैसे? बोले P1 पहले आ, बहुत अच्छी बात है, तुम पहले आए तो पहले आए तो तुम पहले जाओ, लेकिन एक ही खिलाऊंगा मैं। ठीक है, बोले कि बाकी, बोले एक खाओ, बाकी वापस चले जाओ अपनी जगह। फिर अगले एक खाया तो 299 बच गए। फिर अगला नंबर किसका आया? P2 का। P2 आया तो P2 चला गया, बोले तुम्हें भी एक ही मिलेगा, एक बाद में खिलाऊंगा। ऐसे फिर वापस आ गया। फिर P3 आया, मेरे को तो एक ही खाना है, चलो एक खाओ और बाहर निकलो। वो लाइन से निकल गया। फिर अगली बार नंबर आया किसका? P4 का। फिर इसमें तीन बचे हुए हैं इसके, एक आएगा। तो इसी तरीके से चलता रहता है। ये मोड कौन सा मोड कहलाता है? प्रीवे। मतलब रनिंग से किसी प्रोसेस का टाइम आउट हो जाता है तो उसे वापस कौन से स्टेट में भेज दें? रेडी स्टेट में। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे देखो P1 ने जब गया तो P1 को एक ही खिलाया, तो अगली बार वापस एक से शुरू करेंगे या दूसरे से शुरू करेंगे? दूसरे से। तो इसकी इंफॉर्मेशन को सेव करके अन्य प्रोसेस को लोड कर देना, P1 से P2 को लोड करना, लेकिन पहले वाले की जानकारी सेव कर लेना। इसके लिए एक प्रोग्राम आपका काम आएगा जिसका नाम क्या होगा? डिस्पैचर। और एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एक चीज याद रखो, टाइम क्वांटम अगर कम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़े। कॉन्टेक्स्ट स्विच की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। टाइम क्वांटम अगर जितना कम होगा कॉन्टेक्स्ट स्विच उतने ही क्या होंगे? ज्यादा। और अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर, हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर आपके ज्यादा होंगे तो यहां पे हम कहते हैं स्विचिंग, हम कहते हैं कि आपके कॉन्टेक्स्ट स्विच की जब भी बात करेंगे हम कहते हैं टाइम क्वांटम अगर ज्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच भी क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा कर दोगे आपके टाइम क्वांटम तो वो किसकी तरह काम करने लग जाएगी फिर? ऐसे ये सब हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना सा याद रखना है आपको कि रेडी स्टेट से किसी को रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए, ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए कौन शेड्यूलर जिम्मेदार होता है? कौन सा? शॉर्ट टर्म। और ये सबसे तेज होता है। ये फ्रिक्वेंटली एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करता है सीपीयू के लिए, इसलिए ये सबसे तेज होता है। तो लिखिए एसटीएस में लिखो, एसटीएस, एसटीएस एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस को रेडी क्यू से, रेडी क्यू से सेलेक्ट करने, रेडी क्यू से सेलेक्ट करने तथा तथा एग्जीक्यूशन हेतु, तथा एग्जीक्यूशन हेतु, एग्जीक्यूशन हेतु सीपीयू को आवंटित करने हेतु, एग्जीक्यूशन हेतु सीपीयू को आवंटित करने हेतु, आवंटित करने हेतु जिम्मेदार होता है, आवंटित करने हेतु जिम्मेदार होता है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि एक चीज याद रखना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रेडी स्टेट से, ठीक है, हम कहते हैं कि रेडी स्टेट से कौन सी स्टेट में? रनिंग स्टेट। ठीक है, रनिंग स्टेट में ले जाने हेतु, ठीक है, ले जाने हेतु जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखिए कि यहां पर ये हम कह सकते हैं कि आपका कहा जाता है कि एंश्योर्ड से, ठीक है, एंश्योर्ड दैट, ठीक है, नो प्रोसेस,
will encounters starvation। तो यहां पे हम कहते हैं कि सुनिश्चित करना कोई प्रोसेस आपके स्टारवेशन में ना जाए। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में ना जाए। स्टारवेशन को बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। स्टारवेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस का इनडेफिनेट वेटिंग टाइम। इनडेफिनेट वेटिंग टाइम का मतलब पता नहीं उसका नंबर कब आएगा। आप कहते हैं ना कि स्टारवेशन की जब भी बात करें तो इनडेफिनेट, तो हम कहते हैं कि स्टारवेशन की जब भी बात करेंगे तो ये इनडेफिनेट आपका वेटिंग टाइम, अनिश्चित, तो ये हम कहते हैं अनिश्चित वेटिंग टाइम। तो ये आपका पता नहीं कि यहां पर प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि प्रोसेस आपकी अवेलेबल है रेडी क्यू में, ठीक है, रेडी क्यू में तो आ गई, लेकिन रेडी क्यू से उसे आपकी रनिंग स्टेट में लाने में कितना समय लगेगा ये नहीं पता। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, आपके रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने वाला क्राइटेरिया। भाई हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाएंगे तो किसी न किसी क्राइटेरिया का यूज होगा। क्राइटेरिया मतलब कोई नियम होगा जिस आधार पे लाएंगे। अब आपने क्राइटेरिया लगा दिया, इसमें कौन सा, मान लीजिए आपने क्राइटेरिया लगा दिया प्रायोरिटी का। अब प्रायोरिटी का क्राइटेरिया लगा दिया है, तो हो सकता है कि किसी प्रोसेस की अगर प्राथमिकता बहुत लो हो तो यहां पर उसे आपके हाइयर प्रायोरिटी की प्रोसेस से compete करने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब जब ज्यादा समय लगेगा तो हो सकता है कि बहुत बार हो सकता है वो नंबर भी ना आए बेचारे का। तो ये ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे बस टाइम, क्या आपने कहा कि उस प्रोसेस को पहले शेड्यूल किया जाएगा जिसका बस टाइम क्या होता है, कम होता है। अब मान लीजिए आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, इतने में दूसरी प्रोसेस आ गई, उसका बस टाइम भी क्या है, कम है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम होती है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें किसकी प्रॉब्लम होती है, स्टारवेशन। कि हम कहते हैं कि आपके स्टारवेशन, देखो दोनों में डिफरेंस होता है, एक डेडलॉक होता है और एक कौन सा होता है, स्टारवेशन। आगे हम इन दोनों में भी डिफरेंस पढ़ेंगे। डेडलॉक का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस अगर आपके डेडलॉक में चली गई तो यहाँ पे गारंटी नहीं है कि वो डेडलॉक से कभी बाहर निकलेगी। वो प्रोसेस हमेशा के लिए क्या हो जाती है, ब्लॉक। लेकिन स्टारवेशन के केस में क्या होता है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद में प्रोसेस एग्जीक्यूट होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। यहाँ ब्लॉक नहीं हुई है प्रोसेस, ये वेट कर रही है कि यहाँ पे। लेकिन उस केस में डेडलॉक की डेफिनेशन ही क्या है, ए इवेंट हैज टू बी हैपन बट इट नेवर हैपन। एक घटना घटित होनी थी लेकिन वो घटना कभी घटित ही नहीं हुई है। भाई ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल पुलिया पे दो गाड़ियां आमने सामने से आ गई। अब कोई भी अगर बात करे दोनों में से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वो सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है, डेडलॉक। भाई दोनों में से एक को तो अगर बात करें हटना पड़ेगा तभी तो गाड़ी आपकी निकल पाएगी। ऐसे ही अगर बात करें चौराहे पे, अगर चारों ही डायरेक्शन में एक साथ में गाड़ियां आ जाए तो उस समय भी कौन सी कंडीशन होगी, डेडलॉक की। इसलिए फिर हम कहते हैं किसी एक को किसी डायरेक्शन में रोकना पड़ेगा। तो यहां पर इस वाले केस में हम कहते हैं कि प्रोसेस को सेलेक्ट करना, ये रेडी क्यू से सेलेक्ट करना और वहां से कहां लेकर जाना, ये तो हम कहेंगे इस तरीके इसका यूज हम कहते हैं कि आपका ऐसा हम कहते हैं कि मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू के यूटिलाइजेशन को क्या करना, मैक्सिमम। भले सीपीयू जितना आइडियल रहेगा, अगर सीपीयू जितना आइडियल रहेगा उसका यूटिलाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
इसलिए सीपीयू कहता है कि मुझे जितना जल्दी जल्दी प्रोग्राम मिलेंगे मैं उतना जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर डिग्री, आप कहते हैं नहीं कि आपके प्रोग्राम में आपके जल्दी जल्दी अलोकेट नहीं होंगे तो यहाँ पे सीपीयू खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो उस केस में आपका थ्रूपुट है, थ्रूपुट जो होता है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये ठीक है। इसमें अगला पॉइंट लिखो, STS STS डिस्पेचर को, डिस्पेचर को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिस्पेचर को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेतु, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेतु, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेतु कॉल करता है, बुलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेतु कॉल करता है। तो याद रखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तव में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को करने वाला कौन है, होता है डिस्पेचर। देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे रेडी से रनिंग में डिस्पैच किया गया है, तो मूल रूप से डिस्पैच करने वाला जो आपका प्रोग्राम में होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका। इसके अलावा याद रखना कि ये आपका फास्टेस्ट शेड्यूलर होता है। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तुलना करते हुए कि कौन तेज है कौन धीमा है, तो ये तीनों शेड्यूलर के अंदर जो सबसे तेज होता है वो आपका होगा, क्योंकि हम कहते हैं बहुत जल्दी, और इस हम कहते हैं कि इसकी स्पीड बहुत जल्दी, कई बार हम कहते हैं मिली सेकेंड्स तक आपकी हो सकती है और भी कम हो सकती है। तो ये जल्दी जल्दी यहाँ पे स्विच करने का कार्य करता है। तो यहां पर याद रखना कि ये आपका डिस्पैचर एक प्रोग्राम होता था, और जो आपकी हमेशा याद रखना, जब भी किसी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस को लाने वाला कौन कहलाता है, डिस्पैचर के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं P1 से P2 पे रन करना है, P2 से P3 पे रन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही देखो, हमेशा क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस वाले भाग में, हमेशा याद रखो कि अगर यहां से अगर किसी प्रोसेस को रेडी से रनिंग में लाया गया और उसका टाइम आउट हो जाता है, तो अगली बार वापस से उसी प्रोसेस को उसी स्टेट पर लाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, डिस्पैचर। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअल में मूल रूप से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने वाला कौन होता है, डिस्पैचर होता है। देखिए, अब रनिंग के केस में हो सकता है कि आपका जो रिसोर्स है वो नहीं है, तो उस केस में अगर बात करें, आपके प्रोसेस को कौन से स्टेट में डाल दिया जाता है, स्वैप आउट भी किया जा सकता है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर पिछली क्लासेस में एक कंसेप्ट पढ़ा था, देखो समझो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि मान लीजिए कोई भी प्रोसेस, ठीक है, अभी आपकी कोई भी प्रोसेस जो है वो कौन सी क्यू में अवेलेबल है, रेडी क्यू। आप कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी प्रोसेस है वो कौन सी क्यू में अवेलेबल है, रेडी क्यू। और रेडी क्यू से अब जब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस जो है वो आपके किसके पास में जाती है, सीपीयू। कि हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी प्रोसेस आई, तो हम कहते हैं कोई भी प्रोसेस हमारे पास में आई और इस प्रोसेस को रेडी क्यू से हमने कहां पर भेज दिया है, सीपीयू के पास भेज दिया। ठीक है, अब यहां पे सीपीयू किसी भी प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखो समझो, रेडी क्यू में आपके प्रोसेस की संख्या आपने कहा लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, रेडी क्यू में प्रोसेस लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। और ये जो प्रोसेस की कहानी, अब जैसे किसी प्रोसेस को शुरू किया एग्जीक्यूट करते, पार्शियल हम कहते हैं एग्जिट, रेडी क्यू में आती प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहां पर होता है क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट की गई, ठीक है, पार्शियली किसी भी प्रोसेस को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में पता चला कि यहां पर मेमोरी की शॉर्टेज है, प्रोसेस बहुत बड़ी साइज की है और मेमोरी की क्या है, शॉर्टेज है।
तो यहां पर हम कहते हैं कि किसी भी प्रोसेस की हम कहते हैं कि पार्शियली एग्जीक्यूटेड, तो ये हम कहते हैं कि पार्शियली एग्जीक्यूट किया गया। कुछ देर उसे एग्जीक्यूट करने के बाद पता चला कि हमारी मेमोरी की क्या है, शॉर्टेज है, कि हमारे पास मेमोरी आपकी कैसी है, लिमिटेड है। तो यहां पर इसलिए उस प्रोसेस को किसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, स्वैप आउट प्रोसेस करना पड़ा। तो याद रखिए कि यहां से आपने किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, कुछ समय रन किया, कुछ समय रन करने के बाद में उस प्रोसेस को, ठीक है, यहां पर मेमोरी शॉर्टेज की वजह से क्या कर दिया आपने, ठीक है, क्या कर दिया है, स्वैप आउट, आपने स्वैप आउट कर दिया है प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने स्वैप आउट कर दिया है। ठीक है, तो याद है कि जब भी स्वैप आउट होता है तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है या सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी। कुछ समय के बाद में इसको कहा जाता है कि ठीक है आ जाओ, तुम्हारे लिए जो भी मेमोरी की आवश्यकताएं हैं उन मेमोरी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। तो जैसे ही यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए जो भी आवश्यक मेमोरी है वो क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तो उपलब्ध हो जाती है तो हम एक तरीके से इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, स्वैप आउट। तो यहाँ पे यहाँ जो कंसेप्ट था, जो रेडी स्टेट से हमने कुछ समय एग्जीक्यूट करने के बाद पार्शियली उसे यूज कर दिया। अब यहां से सीपीयू के पास में चली गई और हो सकता है कि सीपीयू ने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और प्रोसेस को कौन से स्टेट में भेज दिया, एग्जिट। लेकिन जब भी किसी प्रोसेस को, जब सीपीयू रन कर रहा था, तो रन करते समय सीपीयू को लगा कि भाई यहाँ पे कोई भी जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर उस प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज हमारे पास में क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपकी कौन सी क्यू बनानी पड़ेगी, फिर इनपुट आउटपुट आपकी कौन सी क्यू बनानी पड़ेगी, वेटिंग क्यू। तो हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी प्रोसेस को जब सीपीयू रन कर रहा था, तो रन करते समय उसने कहा कि भाई हमारे पास में वो इवेंट नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई तो यहाँ हमने भेज दिया। ठीक है, और जैसे ही आपका कोई भी इनपुट आउटपुट आपका फिर से, हम कहते हैं कि कुछ समय के बाद में जो भी इनपुट आउटपुट है वो आपको क्या मिल गया है, मिल गया है। ठीक है, तो मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो यहां से उस प्रोसेस को वापस कौन सी क्यू में भेज दो, रेडी क्यू में भेज दो। तो ये जितना भी कार्य जो होता है वो करने वाला, ठीक है, एक शेड्यूलर आपका कंसीडर किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एमटीएस, जिसे क्या कह सकते हैं, ठीक है, मीडियम टर्म आपका क्या कह सकते हैं, शेड्यूलर कहते हैं। तो याद रखना कि एमटीएस की कहानी, जो मिड टर्म शेड्यूलर जो होता है, तो यहाँ पे स्वैप आउट प्रोसेस को मैनेज करने वाला एक शेड्यूलर आपका यूज होता है जिसे मिड टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। मतलब याद रखना कई बार क्वेश्चन है, स्वैपिंग के लिए कौन सा शेड्यूलर काम आएगा, कौन सा आएगा, मिड। जो आपकी टेम्पररी, हम कहते हैं अस्थायी रूप से किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क या डिस्क से मेन मेमोरी के बीच में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो लिख लो इसमें मिड टर्म शेड्यूलर में एमटीएस, एमटीएस, एमटीएस स्वैपिंग को, एमटीएस स्वैपिंग को मैनेज करता है, स्वैपिंग को मैनेज करता है जो, जो अस्थायी रूप से, जो अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से प्रोसेस को, प्रोसेस को
मुख्य मेमोरी मुख्य मेमोरी तथा डिस्क प्रोसेस को मुख्य मेमोरी तथा डिस्क के मध्य मूव करता है, डिस्क के मध्य मूव भेजता है, मूव करता है। तो एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेमोरी, तो ये हम कहते हैं कि मेमोरी को क्या करता है, फ्री करता है। भाई आपकी मेमोरी शॉर्टेज है, तो मेमोरी शॉर्टेज है तो मेमोरी चाहिए आपको, और उस मेमोरी को फ्री करने का कार्य जो करता है वो आपका कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक तरीके से ये किसको रिड्यूस, मेमोरी फ्री करने का मतलब रिड्यूस द किसको, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। भाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करना, रिड्यूस करना। भाई अगर प्रोग्राम की संख्या कम होगी तो मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो यहाँ होता है क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में होता है क्या है, आपके पास में रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड। तो ये हमारे पास में जो रैम है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। भाई मेमोरी में हम कोई चीज स्टोर करते हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं जितने ज्यादा जीबी की रैम होगी, ठीक है, उतने ही ज्यादा आपके डेटा को क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। ज्यादा मेमोरी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर अब आपके पास में होता है क्या है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप किसी भी कंप्यूटर पर नॉर्मली काम करते हैं, आराम आराम से अगर बात करें इज्जत के साथ में, उसने आपने एक प्रोग्राम दिया, सीपीयू बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है उसको, फिर दूसरा प्रोग्राम दिया, सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना, इंसान लगातार कमांड देता है, हम कमांड कंप्यूटर को तो कितनी भी दे सकते हैं, भाई हमारे द्वारा कंप्यूटर में प्रोग्राम कितने लोड हो सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं हम, ठीक है। हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपका कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर हमने लगातार प्रोग्राम दिए, आज हम कहते हैं कि सीपीयू एट ए टाइम केवल कितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक। लेकिन हम कहते हैं कि जब मल्टीपल प्रोग्राम आए, क्या एक से ज्यादा प्रोग्राम कंप्यूटर में हो सकते हैं क्या, हाँ या नहीं, हो सकता है। आप कंप्यूटर कमांड दो, भैया कंप्यूटर कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, कंप्यूटर कहता है आराम से कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो आप कंप्यूटर को लगातार कमांड दो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट दिए जाओ कमांड, तो जैसे जैसे आप कमांड देते जाते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट दिए जाते हो, तो कंप्यूटर अपना काम अधिक तेज गति से करता है या उसकी स्पीड में आपकी स्लो हो जाती है। और देखो लगातार जब कमांड आप देते जाओ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर कहता है भैया रुक जा, हम नहीं रुकते, फिर भी कमांड दे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट दिए जा रहे, कंप्यूटर कहता है रुक जा, सांस लेने दे, फिर भी नहीं रुक रहे, आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और लास्ट में कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग। कंप्यूटर देखा होगा सफेद स्क्रीन हो जाती है, हैंग हो जाता है, कंप्यूटर कहता है अब कर ले तू, है। आपने देखा होगा कि आप बटन दबाते हैं कुछ नहीं होता, अब वो बंद नहीं होते हैं प्रोग्राम, हैंग होने का मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि मैं सांस ले रहा हूं अब, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें इंतजार तो कभी किसी का होता ही नहीं है, वो कहता है प्लीज वेट फॉर सम टाइम, हम कहते हैं इंतजार तो हमने आज तक किसी का किया ही नहीं। पहले होता ना, फोन हैंग हो जाता था, फिर क्या कर, बटन दबाया नहीं दबा, लास्ट में ढक्कन खोला, बैटरी निकाल ली, खत्म। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, हैंग हो जाता है, दबाते हैं कुछ नहीं हुआ, लास्ट में स्विच ऑफ। अब अगर रीस्टार्ट, रीस्टार्ट तो नहीं होता है, वो बटन ही बंद कर देता है। रीस्टार्ट का तो मतलब क्या है, वर्तमान में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सेव करके वापस से शुरू करना, वो होता है रीस्टार्ट। लेकिन उसमें तो रनिंग प्रोग्राम सब उड़ जाएंगे, बीच में जो भी कॉपी पेस्ट चल रहा था सब उड़ जाएंगे।
तो यहाँ पे हमेशा याद रखना उस केस में क्या होता है, जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके पास में कौन सा कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि यहाँ पे स्लो डाउन हो गए, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मेमोरी क्रिएट करते हैं। और मेमोरी कहां से क्रिएट करते हैं, हार्ड डिस्क से। वो कहते हैं कि इस मेमोरी में जो भी बहुत देर से प्रोग्राम उपलब्ध है उन्हें स्वैप आउट कर दो। जैसे जैसे उनको स्वैप आउट करते जाते हैं, रैम में स्पेस बढ़ता जाता है और आपके प्रोग्राम धीरे धीरे काम करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो याद रखना कि आपके यहाँ पे वर्ड, इसीलिए तो आज अगर किसी भी गांव के आदमी से, किसी भी जने से ये पूछोगे कि भाई भाई तो 16 GB रैम का क्या करेगा, वो कहेगा फोन हैंग नहीं होता। देखिए वो ये नहीं कहेगा कि रैम प्रोसेसिंग फास्ट है, बस उसके दिमाग में बस इतना ही है, जितने ज्यादा जेबी की रैम फोन उतना ही तेज काम करता है। इसलिए हमने कई बार लिखा है कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले प्रोसेस की कहानी है। ऐसे सवाल पूछने वाले, एग्जिट प्रोसेस कौन सी मेमोरी में जाती है, जो चला गया वो चला गया, ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में है। भाई एग्जिट का मतलब क्या हो गया, एग्जिट हो गया, मतलब यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है आपके। प्रोसेस का मतलब क्या है, अंडर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन समाप्त, खत्म। ठीक है, फिर सीपीयू को कोई मतलब नहीं है एग्जीक्यूशन के बाद तुम कहां जा रहे हो, क्लास खत्म होने और मुझे क्या मतलब है, तुम थड़ी पे जा रहे हो, घर जा रहे हो। भाई सीधी सी कहानी है कि एग्जीक्यूशन की कहानी जब तक चल रही है तब तक की कहानी है। तो यहां पर ये याद रखो, जैसे होता ना कि कई हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी इज द नेसेसरी कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि आजकल प्रोग्राम की साइज भी बड़ी हो सकती है। आपने रैम की क्षमता से बड़े प्रोग्राम को प्रोसेस कर दिया, क्या मना करेगा कंप्यूटर? कंप्यूटर कहेगा नहीं मैं तो नहीं प्रोसेस करूंगा, बड़ा प्रोग्राम है। कंप्यूटर, हम कहते हैं अगर ये सब करने लगे तो कंप्यूटर हमारी कोई बात नहीं माने। भाई और भी सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे जनरली आप लोगों ने सुना, भाई जैसे होता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप ब्याह शादी में जाते हैं, तो ब्याह शादियों में जाते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जिस दिन भी ब्याह होता है उस दिन सबसे ज्यादा इज्जत दूल्हे की होती है। तो यहाँ पे देखा होगा दूल्हे की, और उस समय भी आपने देखा होगा एक वाक्य, एक जगह होती है, उस समय देखा होगा जब खाना खिलाने का टाइम आता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि अब देखो कि सेम कहानी है भाई, सिंपल से, कि भाई जब आपके किसी भी आदमी के पेट का आकार निश्चित है या अनिश्चित है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड स्पेस होता है। अब आपके पास में उस दिन आप प्राइमरी आप ही हो, ठीक है, जिसकी भी शादी हो रही है वो उस दिन क्या है, प्राइमरी है। तो आपने देखा होगा जिस टाइम खाना खिलाने की बातें आती है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि पिताजी खाना खिला रहे हैं, घर वाले खाना खिला रहे हैं, ठीक है, कोई और खाना खिला रहा है, और आपका पेट एकदम फुल होता जा रहा है। आप मना करते जा रहे हो, मना करते मतलब आपकी मेमोरी कम होती जा रही है। आप मना करो, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, आप फिर कह रहे हो कोई आ गया, एक गुलाब जामुन खिला दिया, फिर आपने मेमोरी एडजस्ट की है, भाई एडजस्ट की ना ये, फिर आप कह रहे हो नहीं खाऊंगा, मैं तो फुल हो गया अंदर तक, यहाँ आ गया, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास में जगह नहीं है, लेकिन आप मना नहीं, आप कह रहे हो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, जगह, और एकदम से आवाज आई है, हाँ? एकदम से आवाज, जीजा जी मैं आपकी छोटी साली है? है? एकदम से आपने मेमोरी क्या की, मैनेज की है। ये मेमोरी जो मैनेज की है वही तो कौन सी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी। और उस टाइम आपने देखा होगा कि उस टाइम आपके बगल में आपका दोस्त होता है, बार बार मुंह कर रहा होता है मेरे खिला दे, वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है? सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तुम चाहे 100 GB रखो, कोई मतलब नहीं है। सीपीयू कहता है मुझे केवल और केवल कौन सी मेमोरी से मतलब है, मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी से, मेन है। इसलिए आजकल आपके किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रैम पे। इसलिए हमने कई बार सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक में भी लिखा हुआ है, रैम की साइज जो होती है सीपीयू की परफॉर्मेंस को क्या करती है, मैनेज। तो याद रखना कि जितनी भी स्वैप आउट प्रोसेस होती है उन्हें मैनेज करने वाले जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये। तो ये तो यहां पर याद रखना कि आपका, हम कहते हैं कि कहा जाता है कि आपके, ठीक है, हम कहते हैं कि सीपीयू बाउंड है,
तो ये सीपीयू बाउंड तथा इनपुट आउटपुट बाउंड को, ठीक है, को इफेक्टिव प्रभावी रूप से, ठीक है, प्रभावी रूप से मेंटेन करने में, ठीक है, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। बोले कि यहाँ पर हम मेंटेन कर लेंगे कि कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट में ज्यादा समय लग रहा है तो हम कहेंगे कि उसको चलो तुम सेकेंडरी मेमोरी में चलो। कोई प्रोसेस सीपीयू बाउंड में अधिक समय लगा रही है तो भी उसको हम कह देंगे कि स्वैप आउट कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसे हम किस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, याद रखना मिड टर्म शेड्यूलर को प्रोसेस, ठीक है, क्या कह सकते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर के नाम से भी क्या किया जा सकता है, जाना जाए। तो याद रखना कि जब भी शेड्यूलिंग की बात करें तो टोटल शेड्यूलर कितने तरह के होंगे। अरे टोटल शेड्यूलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे, ठीक है, आपके सबसे पहला आपका कौन सा शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम जॉब शेड्यूलर। फिर दूसरा कौन सा, शॉर्ट, ठीक, दूसरा आपका कौन सा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। अगर पूछा जाए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर कौन सा होता है, कौन सा होता है, मिड टर्म या मीडियम टर्म शेड्यूलर। सबसे तेज शेड्यूलर इनमें से कौन सा होता है, कौन सा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। हमें याद रखना मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कौन करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा, लॉन्ग टर्म। सबसे कम कंट्रोल किस पर, किसके पास होता है, एसटीएस, शॉर्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहता है मेरे पास में कोई कर। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, एलटीएस को दिया गया है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जब बात करें तो क्या वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी है क्या। अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूल है, हम कहते हैं कि टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग में आपकी रेयरली वो absent होता है, बाकी हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करें जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि ये मिड टर्म शेड्यूलर एज ए कंपोनेंट के रूप में अवेलेबल है, जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि क्या है, किस तरीके से यूज होता है। तो ये तो याद रखना, अभी इस बार के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है। या कई बार क्वेश्चन आता है कि आपकी जॉब क्यू से रेडी क्यू में ले जाने वाला कौन है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाने वाला कौन है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब ये सब हमने ये बता दिया कि भाई शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलर कौन कार्य करेगा, अब होगा कैसे, ये किस आधार पर यहां पर आपकी है। तो हम कहते हैं कि यहां पर ये जो आपने कहा कि आपका एक शेड्यूलर जो होता है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, जो रेडी क्यू से प्रोसेस को कहां लेकर जाता है, रनिंग में। तो रनिंग में लेकर जाता है तो यहां पर आपने इनमें से कौन सी प्रोसेस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये सब जो डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है एक क्राइटेरिया के आधार पर। और उस भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सी एल्गोरिथम कहलाती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाती है। मैं कंप्यूटर में कोई भी कार्य एल्गोरिथम के बिना नहीं होता है। आज हम कहते हैं कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। भाई कोई ना कोई तो प्रोग्राम चाहिए, क्या बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर में कोई कार्य हो सकता है क्या, हाँ या नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग की जब भी बात करें, ठीक है, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोल दो, सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू से कौन सी क्यू में जाएगी, रनिंग। आप कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी से रनिंग में जाएगी, कब जाएगी, कितनी देर के लिए जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एक पॉइंट लिखो पहले, इसमें लिखो सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि यह निर्धारित किया जाता है कि किस टास्क किस टास्क या प्रोसेस से किस टास्क या प्रोसेस को किस टास्क या प्रोसेस को सीपीयू सीपीयू निश्चित समय के लिए सीपीयू निश्चित समय के लिए सीपीयू निश्चित समय के लिए आवंटित किया जाएगा, निश्चित समय के लिए आवंटित किया जाएगा। भाई जैसे जनरली आज एक चीज समझो कि हमारे पास भाई काम तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन कौन सा काम कब करना है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कि हम कहते हैं कि कौन सा कार्य कब और कितने समय के लिए करना है, क्योंकि भाई आपके पास में काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक समय में कितने कार्य हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। भाई जैसे आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें से आप सेलेक्ट एक ही कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आप कब और कितनी देर के लिए आप पढ़ोगे। तो यहां पर हम कहते हैं मैनुअली ये करना पॉसिबल नहीं है, हमारे मैनुअली करना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ठीक है एक एल्गोरिथम का यूज किया है, और उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं, आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिजाइन करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, कि बहुत सारे फैक्टर आपके डिफाइन करने होते हैं, कि जैसे आपका किसी भी प्रोसेस के संदर्भ में ठीक है जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो तो ध्यान में सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब सीपीयू को किस एफिशिएंट तरीके से यूज किया गया है या नहीं किया गया। कि मान लीजिए अगर कोई आपका सिस्टम चालू कर दिया और चालू करने के बाद में 2 घंटे तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, क्या वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ। आप अगर बात करें बाजार से कोई मजदूर लाए, बोले आज खड्डा खुदवाना है, ठीक है 2 घंटे तक उसको बैठा के रखा, शाम को जब वो काम करेगा तो जो उसका थ्रूपुट निकलेगा वो कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, कम या ज्यादा, कम। और अगर आपने अगर बात करें मजदूर को घर में घुसाते ले खोद खड्डा, ठीक है एक मतलब हम कहते हैं ना ये भाई ठेकेदार क्यों होते हैं, ठेकेदार इसीलिए तो होता है उसके माथे पे खड़े रहते हैं। ठीक है हम कहते हैं कि आज हमारी कहानी हम देखो ना भाई, आज के समय में सबको फुली छूट है, एक समय में हमारे टाइम था हमारे पिताजी सामने छड़ी लेके बैठे रहते थे पढ़, अब नहीं पढ़ने की इच्छा तो भी बैठ के पढ़ना ही पड़ता था। ठीक है वो बैठे रहते थे, हम कहते हैं कि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन ठीक है हम सोचते थे कि भाई क्यों छुट्टी हुई आज इनके। भाई एक्चुअल में क्या है कि भाई सरकारी आदमी ठाला आदमी छुट्टी के दिन, भाई सीधी सी कहानी है, और सुबह से शाम तक अगर बात करें फिर 5 छुट्टियों बाकी के दिनों की भड़ास निकालेगा उस दिन। भाई सीधी सी कहानी है, आज के समय में हम कहते हैं कि भाई डर खत्म हो गया है। आज के समय में डर, आज के समय में हर किसी को फोन दे दिया गया, बच्चों को फोन दिया, ओ फोन में क्या कर रहा है किसको क्या पता। भाई पढ़ाई के नाम पे हमने सबको फोन दे दिया, लेकिन उस फोन में वो क्या कर रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता। देखिए हम कहते हैं कि पढ़ाई तो किताबों से ही होती है, ये जो गलत फहमी है जो पीडीएफ से पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे कचरा इकट्ठा करते जाओ चाहे कोई मतलब नहीं है। आज भी आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, अगर नहीं जब तक किताब पढ़ पढ़ के फूल के मोटी ना हो जाए ना तो मतलब उसकी कोई भी वैल्यू आपने नहीं करी है।
मतलब होता है ना कि लाइन खींच खींच के एक बार पेंसिल से खींच ली, फिर आपके पेन से उड़ गई, फिर हाइलाइटर कर लिया। मतलब ऐसी होनी चाहिए। आजकल हम कहते हैं कि भाई सीधी, आजकल लोगों की किताबें ऐसे होती है जैसे पन्ने पे एक निशान नहीं है, बेदाग है, होता है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे हम कहते पढ़ी ही नहीं हमने कभी, तो कैसे होगी। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। सेकेंडली आपका थ्रूपुट, कि थ्रूपुट का मतलब होता है कि आपका कितनी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, कि थ्रूपुट भी बहुत जरूरी है। थ्रूपुट का मतलब जैसे समझो, आज की कहानी हमारे साथ में क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमें ध्यान में होना चाहिए। जैसे होता है ना कि भाई आप देखो, समझो कि आप पढ़ते समय आपके बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मोटिवेशन पे निर्भर करती है। कि भाई जैसे मान लो कि अगर आपने शुरुआत में एक बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया, आप जब बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया तो आपके दिमाग में हमेशा ये होगा, यार मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ, मैं तो एक सब्जेक्ट ही पूरा नहीं हुआ। और छोटे छोटे सब्जेक्ट निपटा दिया आपने, जो 7 दिन में एक सब्जेक्ट निपट गया, ऐसे लगा तो यार 10 सब्जेक्ट पूरे हो गए मेरे। दोनों में डिफरेंस है, ये आपको मैनेज करना पड़े। यही तो मैंने कहा, सीपीयू को पहली प्रोसेस बहुत ज्यादा बस टाइम वाली दे दी, तो बाकी जिनका आपका समय कम था उन्हें भी वेट क्या करना पड़ा, ज्यादा। इसलिए हमेशा ये होता है छोटे छोटे सब्जेक्ट को पहले निपटा दो, कि जिसमें लगता है कि भाई यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, इसमें स्कोरिंग है, पहले उसको खत्म कर दो। ठीक है, ताकि हम क्या करें, उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें, ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद में आपका होता है जैसे वेटिंग टाइम। ठीक है, आपका वेटिंग टाइम भी आपको कंसीडर करना होता है जब किसी एल्गोरिथम को, ऐसा नहीं है कोई प्रोसेस बहुत देर तक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इसलिए हमारे ये सभी क्राइटेरिया होते हैं, और इन सभी एल्गोरिथम को दो तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम कहते हैं एक एल्गोरिथम होती है जिसे हम कहते हैं कि नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, या आपके एल्गोरिथम कई बार वर्ड हो जाता है नॉन प्रिम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम कह सकते हैं आपकी। और एक जो पार्ट आपका यूज किया गया है, ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यूज किया जाता है जिसे हम कौन सी कहते हैं, प्रिम्पशन। ठीक है, या प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दो तरह की एल्गोरिथम यहाँ पर आपकी होती है। जितनी भी एल्गोरिथम्स है उनके क्राइटेरिया के बेस पर दो तरह की है। एक होती है नॉन प्रिमिटिव और दूसरी कौन सी होती है, प्रिमिटिव। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम प्रिमिटिव देखो, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब प्रोसेस को, तो हम कहते हैं जब प्रोसेस को रेडी से, तो ये रेडी से कौन सी क्यू में लेकर जाना है, तो ये रेडी से रनिंग में लेकर जाना है, लेकर जाना है। तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मली जब रेडी से आप रनिंग में लेकर जाना चाहते हो तो हमेशा मुख्य रूप से जो एल्गोरिथम यूज होती है वो कौन सी होती है, ये। और हम कहते हैं कि आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को एग्जिट के साथ, एग्जिट के साथ टर्मिनेट, टर्मिनेट किया जाएगा। मतलब यहां पे हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन शुरू हो गया तो वो प्रोसेस तब तक नहीं हटेगी जब तक क्या नहीं हो जाती है, एग्जिट। हाँ, कह रहे हैं जैसे होता है ना, एक बार कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे भाई सीधी सी कहानी, जैसे हम दिल्ली में जब पढ़ते थे उस समय ऐसे पढ़ाया जाता था कि जो सब्जेक्ट शुरू हो जाता था वो सब्जेक्ट पूरा होने तक दूसरा सब्जेक्ट कभी शुरू नहीं होता था। ये बताऊं, कहते 4 घंटे क्लास चलती थी तो 4 घंटे वो एक ही सब्जेक्ट की चलते थे। जब ओएस शुरू हो गया तो पहले ओएस चलेगा, ओएस खत्म होने के बाद ही कौन सा सब्जेक्ट होगा, दूसरा। वो कौन सा कहलाता है, नॉन प्रिमिटिव। लेकिन लोग बाग कह के साहब साहब 2-4 घंटे ओएस नहीं पढ़ा जाता, तो उन्होंने 2-2 घंटे कर दिया। 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस वाले केस में हम कहते हैं कि रनिंग से, हम कहते हैं कि रनिंग से आपके यहाँ पे कौन सी स्टेट में मूव करते हैं, रेडी स्टेट।
ठीक है, आपने जैसे हम कहते हैं कि आपने किस कंडीशन की वजह से, जैसे टाइम आउट, आपने कहा कि टाइम काउंट आपका होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम, ठीक है, टाइम क्वांटम के आधार पर, आधार पर, ठीक है, प्रोसेस को प्रिम्प्ट किया जा सकता है, प्रिम्प्ट किया जा सकता है, मतलब रोक दिया जाता है कि भाई तुम्हें इतना ही समय एग्जीक्यूट करने की वो दी गई है, परमिशन दी गई है, बोले जितना समय दिया गया उतने समय के लिए क्या यूज करोगी, ये है। तो नॉन रिमिटिव में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे नाम याद रखो अभी, एफसीएफएस, एफसीएफएस का पूरा नाम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखो याद रखना, कुछ पॉइंट भी ध्यान रखना, आगे मैं डिटेल में बताऊं। एफसीएफएस कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव। एफसीएफएस का जो आपका प्रिमिटिव मोड होता है उसे हम कौन सी कहते हैं, राउंड रॉबिन, ठीक है, आपके राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसी का प्रिमिटिव रूप है ये, ठीक है, इसी का प्रिमिटिव रूप आपका होता है इसका। ऐसे अगर बात करें इधर कौन है, एस जे एफ, एस जे एफ का मतलब क्या होता है, कौन सा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसी का प्रिमिटिव रूप क्या है, एस आर टी एफ, इसे हम कहते हैं कौन सा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, ठीक है, हम कहते हैं कि रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। ऐसे एक पार्ट होता है एल जे एफ, एल जे एफ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट जॉब आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं एल आर टी एफ, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, ये इनके, ये नॉन प्रिमिटिव मोड है, और वो कौन सा मोड है, इनका प्रिमिटिव मोड आपका माना जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एल्गोरिथम आपकी यहाँ पर हो सकती है, जैसे प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, वो प्रिमिटिव मोड में भी आती है और नॉन प्रिमिटिव में भी आती है। तो ये ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे आपका, ठीक है, ऐसा आता है जैसे एक हाईएस्ट, ठीक है, रेस्पॉन्स, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके रेस्पॉन्स के बेस पर भी हो सकती है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, आपकी कौन सी नेक्स्ट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, उन सभी एल्गोरिथम को हम बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल्स के बेस पर डिस्कस करेंगे। तो ये कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो इतना आप याद करिए, इसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कल। तो कल से जो हम पढ़ेंगे वो 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो एक चीज, हर चीज आपको अगर कल नहीं आओगे तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल की छुट्टी सोच समझ कर मारना, ठीक है। और एक और आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अभी थोड़ा सा कोर्स को ध्यान में रखते हुए, तो हम कहते हैं कि कोर्स को ध्यान में रखते हुए क्लास होनी बहुत जरूरी है, जो कई बैच जो है जिनकी देरी से चल रही है, तो कोर्स को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन बैच की जो आपकी क्लासेस चल रही है, वो 4 दिन की जगह अब हम 3 दिन ही रखेंगे, ताकि 3 दिन आपकी जैसे क्लासेस आपकी हो सके, क्योंकि देखो कई जैसे जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि भाई किसी भी तरीके से जून तक पूरा कोर्स हो जाए सभी का, ठीक है, कोई भी जो लेट आया चाहे कैसे भी, ताकि 1-1.5 महीने आराम से वो क्या कर सके, रिवीजन, तो बाद में भी कर लेंगे रिवीजन तो, लेकिन पहले कोर्स होना क्या है, जरूरी है। तो बाकी हम मंडे टू बुधवार तो हम करते रहेंगे, ताकि इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा कि क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो साथ साथ में रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, इतना आप याद करो। कल सुबह 7:30 से 9, ठीक है, आपकी जो जावा चल रही थी वो खत्म हो गई है, ठीक है, 7:30 से 9 कल आपका एक छोटा सा टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी, जिसका भी नहीं हुआ है उसकी क्लास होगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें जो नहीं हुए वो सब हो जाएंगे, जो हो गए पहले उनकी चिंता करो तुम।